मेहनत की कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है दुनिया में, याद रखना। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हम लोग हैं आपकी एनर्जी की वजह से, ठीक है। आपकी एनर्जी सतर्क है तो हमारी एनर्जी भी सतर्क है। और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, मैं मेन एकदम निचोड़ पे जाऊंगा। तो पहला यही है कि ये डबल सॉल्ट्स हैं और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर है? ये अंतर है कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जो दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इक्विमोलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? ये पहला पॉइंट है, ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में रहते हैं, पानी में डलने के बाद पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका मोहर सॉल्ट NH4 ये डॉट, ये है, पानी में डालते ही सब टूट गया, इसके छिन्न भिन्न हो गए पानी में डालते ही। अब समझो मेरी बात, पानी में डालते ही इसकी हमें पता लग गई, पानी में डालते ही ये टूट गया NH4 प्लस में, पानी डालते ही ये टूट गया SO4 2 माइनस में, ये टूट गया Fe2 प्लस में, ये टूट गया SO4 2 माइनस में। पानी डालते ही ये सब छोड़ गए एक दूसरे का साथ, पूरी तरह से कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, हम कह सकते हैं डिसोसिएट कंप्लीटली। और यहीं पे कोई मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे कि ऐसे, इसको तोड़ के देखो तो ये 4K में टूटेंगे और ये पूरा डब्बा एज इट इज रहेगा। डब्बा नहीं टूटने का, डब्बा नहीं टूटता है, इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात नजर आती है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस पूरी तरह से नहीं टूटते, ये Fe2+ में नहीं टूटेगा, डब्बा अंदर से कभी नहीं टूटता। तो डबल सॉल्ट अपनी लूज कर देता है आइडेंटिटी सॉल्यूशन में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है, सॉल्यूशन के अंदर भी टिका रहता है, जैसे आप लोग टिके हैं। और ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी दिखाता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता क्योंकि मिलके कुछ और बना देता है। अब एक बात बताओ ना, ये Fe2+ की प्रॉपर्टी कैसे दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पर Fe2+ तो है ही नहीं, क्योंकि Fe2+ कुछ और ही बन गया किसी के साथ जुड़ के। आ रही है ना ये बात समझ? तो ये Fe2+ की अलग से प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएगा। तो ये 4 अहम डिफरेंस पॉइंट है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसके बाद IUPAC नेमिंग में आ जाते हैं। IUPAC नेमिंग में ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सबके नाम पता होने चाहिए। अभी भी जिसको नहीं पता ना, प्लीज याद कर लो। एक और बात आप लोगों को बता दूं, IUPAC नेमिंग में 2 तरह के पॉसिबिलिटीज के साथ हम चलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कैटायन कॉम्प्लेक्स। कैटायन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? जिसमें मेटल होगा, लिगेंड के कुछ अमाउंट होंगे और ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा हाँ भाई ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है। अगर ये नहीं होगा तो कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे काउंटर आयन होगा, मतलब मेटल, लिगेंड और चार्ज ना होकर वहां पर एनायन होंगे Y, जो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और वहीं पर एनायन कॉम्प्लेक्स होता है ब्रॉडली में। एनायनिक कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मेटल होते हैं, लिगेंड होते हैं और उसके ऊपर होते हैं Y अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और आप लोगों को बता दूं, अगर ये Y अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए कैटायन होंगे इधर, ठीक है। तो आप लोगों को सामने है, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों के सामने है कि या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कैटायन कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एनायन कॉम्प्लेक्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डब्बा पहले है, डब्बा पहले है मतलब डब्बा कैटायन की तरह ट्रीट करता है। हमेशा याद रखें केमिस्ट्री में पहले कैटायन फिर एनायन लिखा जाता है। तो यहाँ पर डब्बा बाद में है तो एनायन कॉम्प्लेक्स है। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए क्या बड़ी चीज निकाली है, वो ये कि मैंने नाम निकाले हैं कुछ बेसिक रेफरेंस के लिए। एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला इधर देखते हैं, पहले का नाम क्या होगा? आपको आई होप दिख रहा होगा, हेक्सा अमाइन, 6 अमाइन है, हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट और फिर क्लोराइड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है याद करा दूं, ये है पहला कंपाउंड हमारा। अब आप ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, इसका 0, इसका -1, ये सभी चार्ज इधर टेबल में दिए गए हैं। अगर ऊपर -1 है तो एक चार्ज है, -2 है तो 2 चार्ज है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल है, ये आप लोगों की कॉपीज में भी लिखवा रखा है।
का नाम इस तरह से बनाया गया है और इसका चार्ज कैसे निकलेगा, x प्लस 6 इंटू 0 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 3 निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक से अधिक हमारे पास लिगेंड होते हैं, 99% चांस ये होता है कि वो सीरियल में ही लगे हो। जैसे इधर लगा है ना, CO कोबाल्ट है, C छोटा O कोबाल्ट होता है, C बड़ा O कार्बोनाइल होता है। इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेंगे। CO के बाद कौन है, क्लोराइड है, फिर CN है, फिर NO2 है और फिर NH3 का होल थ्राइस। पर आजकल ऐसे नहीं आते, आजकल हमेशा पहले अरेंजमेंट के हिसाब से ही आता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, थोड़ा अरेंजमेंट अलग है। अरेंजमेंट कैसे है, यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट कैसे है, लिगेंड के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो जिस जिस हिसाब से अरेंजमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग लिगेंड के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये फार्मूला दे दिया जाए तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे पेंटा अमाइन है NH3 का होल 5, इसके बाद क्लोराइडो है Cl और फिर कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्योंकि सेंट्रल मेटल है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, लिगेंड्स बाद में लिखे जाते हैं, सेंट्रल मेटल पहले लिखा जाता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 ऑलरेडी दे रखा है, इसका 0 होता है, इसका होता है -1। तो इसका हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे इस तरह से, +3 +0 -1 इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 2+, तो यहां से x की वैल्यू 2+ निकल जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स अनायन भी काम करते हैं बेटा। अनायन में पहले अनायन का नाम दे दिया जाता है, फिर उसका नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पर जुड़ा हूं, कुछ मेन कंपाउंड्स मुझे जैसे बताने हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड। आप इस कंपाउंड को जरा गौर करिए, क्या बेहतरीन कंपाउंड बनाया है। इस कंपाउंड में 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे हैं तो ऑटोमेटिकली पहला डब्बा कैटायन की तरह काम करेगा, दूसरा डब्बा एनायन की तरह काम करेगा। 4 py है, py मतलब पिरिडियन, तो टेट्रापिरिडीन प्लैटिनम, टेट्रापिरिडीन प्लैटिनम। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है, वो ट्रिक क्या कहती है, वो ट्रिक ये कहती है कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है, सेम। ये है इसका X, इसका 0। पिरिडीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, आप लोगों को कॉपी में भी लिखवाया गया है, नहीं पता तो देख लीजिए। C5H5N ये एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, यहाँ पर इसका -1। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहला वाला कैटायन की तरह टेट्रापिरिडीन प्लैटिनम 2, फिर अगला वाला एनायन की तरह। एनायन की तरह कैसे, टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट, पहला वाला प्लैटिनम था, दूसरा वाला प्लैटिनेट है। पहला वाला क्यों प्लैटिनम था, क्योंकि वो कैटायन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, दूसरा वाला एनायन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए वो प्लैटिनेट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट x + 0 + x - 4 = 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर भी 2 निकला है, यहाँ पर भी 2 निकला है। तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन के लिए बात करी थी, वो यहाँ पर मैंने कराया। और एक ऐसे क्वेश्चन भाई, अगर वाटर दे दिया जाए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, तो ये बड़ी अच्छी बात बता दूं आपको, इसका नाम कैसे लिखना है। नाम जैसे चलता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट सल्फेट एज इट इज चलेगा, पर मेन बात यहाँ पर अगर 12 वाटर है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 12 वाटर। अगर 5 वाटर है तो आप लिखेंगे 5 वाटर या फिर पेंटाहाइड्रेट। अच्छा होगा अगर आप 5 वाटर या इसको पेंटाहाइड्रेट या डेकाहाइड्रेट या डू डेकाहाइड्रेट, जैसे 12 है। अगर आपको नहीं पता, कोई स्टंट मत मारो, मेरे हिसाब से सिंपल में जोर दो और ये लिखो। ब्रिजिंग वाले कंपाउंड्स आपको अभी सीबीएसई के लिए करने की जरूरत नहीं है, ये मत करिएगा। ठीक है, बेसिकली फोकस करिएगा अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पर। हाइड्रेट नहीं, और कुछ नहीं आएगा बाहर, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। बाकी अगर कुछ बाहर दूसरा एनायन आ जाता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो ना, जैसे Cl3 आ गया तो वो तो क्लोराइड होगा नॉर्मल, वो जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब होगा, मैं सबकी कंडीशन मोटा मोटा बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना, कंडीशन का खेल है। आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन 110% आएगा, और इसके ऊपर भी मैं 2026 लिख रहा हूँ। कहाँ लिख रहा हूँ 2026, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि उसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा बुलिश लग रहे हैं। ठीक है, अब आयनाइजेशन आइसोमर कब होगा, जब आपके डब्बे के अंदर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, डब्बे के अंदर कोई एनायन है
और डब्बे के बाहर भी कोई एनायन A डैश है, डब्बे के अंदर भी एनायन है, डब्बे के बाहर भी एनायन है, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह बदलकर आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए CrH2O5 है और SO4 है और बाहर Cl है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे डब्बे के अंदर SO4 एक एनायन है, डब्बे के बाहर भी एक एनायन है, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं और H2O5 Cl और SO4 ऐसा एक कंपाउंड बना सकते हैं। तो भाई ये हुआ हम लोगों का आयनाइजेशन आइसोमर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताएगा कि बताओ ये आयनाइजेशन आइसोमर शो कर रहा है और इसके आयनाइजेशन आइसोमर का डिटेक्शन कैसे करोगे। तो क्लोराइड का ही डिटेक्शन आता है। क्लोराइड के डिटेक्शन के लिए मतलब मैं अगर दोनों में AgNO3 डालूंगा तो आप मेरी बात को समझिए, इसका क्लोराइड फ्री है क्योंकि डब्बे के बाहर है, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट इधर मिलेगा हमें। यहाँ डब्बे के अंदर है Cl, मेरे बच्चों डब्बे के अंदर वाला टूटेगा ही नहीं, डब्बे के अंदर वाला कभी नहीं टूटता, इसका मतलब इसमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। इस तरह से आप किसी के आयनाइजेशन आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के द्वारा, बट ये क्लोराइड में ही संभव है। पहली बात, ज्यादातर उसी का आता है। अगर Br आ गया तो AgBr का येलो कलर होता है, ये भी आप ध्यान कर सकते हैं, बट आता इसी का है। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे सपोज करो CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस और Cl है। अगर आपसे पूछे पेपर में कि भैया क्या इसका आयनाइजेशन आइसोमर हो सकता है, तो आप कहेंगे डब्बे के बाहर तो आयन है, पर डब्बे के अंदर तो आयन है ही नहीं, एनायन। तो एक एनायन दूसरे एनायन को रिप्लेस करेगा तभी आयनाइजेशन आइसोमर बनेगा, इधर डब्बे के अंदर नहीं है तो नहीं होगा। और अगर ऐसा होता, डब्बे के अंदर तो होता 5 Cl, पर डब्बे के बाहर कोई नहीं होता, तो फिर ये किसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो इसकी कंडीशन यही है, डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर दोनों तरफ एनायन होना चाहिए, तभी इस तरह का आइसोमेरिज्म शो होगा। पहला डन हो गया। दूसरा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो मुझे याद है 2024 के आउटसाइड दिल्ली का तीसरा क्वेश्चन था या चौथा क्वेश्चन था। वो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना, MCQ ऐसा क्वेश्चन था और क्वेश्चन में लिखा था इसका आयनाइजेशन आइसोमर का IUPAC नाम क्या है। अच्छा, बच्चे इतनी जल्दबाजी में थे तो उन्होंने सोचा इसी का आइसोमेरिज्म उसका पूछ रहा है IUPAC, और उसका पहला ऑप्शन A में ही था इसका नाम, उसने टिक कर दिया। भाई प्लीज क्वेश्चन को जरा डिटेल में पढ़िएगा, क्वेश्चन में इसका IUPAC नाम नहीं पूछ रहा, इसके आयनाइजेशन आइसोमर का IUPAC पूछ रहा है। तो पहले आप इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाइए, फिर उसका IUPAC नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अच्छी है। अगला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब जिसमें दो डब्बे होंगे। हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा ना, दो डब्बे हैं, मान लीजिए मेटल 1 है और उसके साथ लिगेंड 1 है कुछ अमाउंट में, और उसी के साथ एक दूसरा डब्बा है मेटल 2 है, लिगेंड 2 है कुछ और अमाउंट में या उसी अमाउंट में। इस तरह का अगर मैं मेटल को स्वैप कर दूं तो उस तरह के आइसोमर को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल CrNH3 का होल 6 एक है और एक है कोबाल्ट CN होल 6। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रोमियम लिखा जाएगा और ये कोबाल्टेट लिखा जाएगा, क्योंकि पहला वाला डब्बा कैटायन को फॉलो करेगा और दूसरा वाला डब्बा एनायन को फॉलो करेगा। पर अगर मैं इन दोनों को स्विच कर दूं तो जो पहले कोबाल्टेट था इधर आने के बाद वो कोबाल्ट बन जाएगा, और जो पहले क्रोमियम लिखा जा रहा था इसके आइसोमर में वो क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या है, दो डब्बे होने चाहिए और दोनों डब्बों में अलग अलग मेटल होने चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में दो डब्बे हैं बट ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में मेटल सेम है, मेटल की पोजीशन चेंज करने पे कोई नया स्ट्रक्चर जनरेट ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये वाला प्लैटिनम कहलाएगा, ये वाला प्लैटिनेट कहलाएगा। तो ध्यान रखना, दो डब्बे होना ही नहीं, दोनों डब्बों में अलग अलग मेटल होना जरूरी है। इसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म में मेरे बच्चों
एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? जो दोनों सिरों से, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बिडेंट लिगेंड, दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट लिगेंड, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? तो जिसके अंदर दो डोनर साइट होते हैं, जैसे CN या फिर NC, जैसे NO2 या फिर ONO, जैसे SCN या फिर NCS, ठीक है। इसका नाम साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसका नाम नाइट्राइटो N, इसका नाम नाइट्राइटो O, इसका नाम थायोसाइनेटो। बच्चे लिख दिया था, एक बच्चे ने आज थायोसाइनाइडो, नहीं थायोसाइनेटो, TO। ये थायोसाइनाइटो N, वो थायोसाइनाइटो S। इस बात पर गौर करेंगे। ये अगर होंगे कहीं पर भी तो वो दिखाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। बच्चों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कब होगा? जब वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मैंने एक स्पेशल केस लिया है, मुझे ये बड़ा पसंद है। इस केस को मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत तरह के आपको मैं सिखा सकता हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों मैं यही सिखा सकता हूँ। आप देख रहे हैं फार्मूला क्या है, CrH2O 6 और बाहर Cl। तो हमने क्या करा, एक H2O को बाहर कर दिया और एक Cl को अंदर कर दिया, मतलब आयनाइजेशन आइसोमर की तरह। आप कहेंगे सर आयनाइजेशन आइसोमर में तो वाह, आपने कहा था अंदर भी एनायन होना चाहिए और बाहर भी नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, आपका कहना बिल्कुल सही है, परंतु ये वाटर के लिए एक्सेप्शन है, सिर्फ वाटर के लिए चलेगा। और वाटर के केस में जब ये करेंगे हम, मतलब एक वाटर को बाहर लेके जाएंगे, एक Cl को अंदर लेके आएंगे, तो उसको हम आयनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे भी नहीं बेटा, उसको हम हाइड्रेट आइसोमर ही बोलेंगे। तो ये सिर्फ वाटर के लिए पॉसिबल है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर ले जाएंगे तो एक Cl लाएंगे, दो को ले जाएंगे तो दो Cl लाएंगे। किसी भी तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं बच्चों? ये जो नंबर होता है इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, क्रोमियम का, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। आपने देख रहे हैं यहाँ पर कैसे बखूबी से हमने सेकंड वाले एग्जांपल में किस तरह से एक Cl को अंदर लाकर एक H2O को बाहर कर दिया। इधर हमने दो Cl को बाहर करके दो Cl को अंदर ले आए। आप देख पा रहे हैं, अब Cl बाहर एक ही रह गए। अच्छा, इसमें क्या अंतर है, प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव हुआ है, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वायलेट कलर का है, ये पेल ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का है। कलर भैया चेंज हो गए, क्यों? क्योंकि कलर इसलिए चेंज हो गए क्योंकि डीडी ट्रांजिशन अलग अलग हो रहा है। डीडी ट्रांजिशन क्यों अलग अलग हो रहा है? क्योंकि लिगेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पर 6 H2O थे, यहाँ पर 5 H2O 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 4 H2O 2 क्लोरीन है। अलग अलग लिगेंड की वजह से अलग अलग एनर्जी सेंट्रल मेटल को मिल रही है। मतलब सेंट्रल मेटल की जो स्प्लिटिंग हो रखी है, इसका जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है वो लिगेंड पे डिपेंड करता है। CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो लिगेंड पे डिपेंड करता है। और लिगेंड के चेंज होने पर हर बार ये चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कलर हर बार अलग आ रहा है। बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। बहुत ऐसा नहीं है कि रात को ले रहे हैं तो इसमें मोटी बात गायब कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ज्यादा डिटर्मिनेशन से आप लोग पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा। बाकी इसकी वीडियो तो हम डाउनलोड कर ही देंगे, अपलोड कर ही देंगे, पर आप जब तक लाइव पढ़ने का मजा ही अलग है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो कितने आयन्स मिलेंगे? तो याद रखना, एक डब्बा पूरा एक आयन है और 3 Cl माइनस आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए 4। इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 4 कंप्लीट डिसोसिएशन में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका कितने आयन मिलेंगे? क्लोराइड के बाहर कितने हैं? 2 क्लोराइड के आयन है और डब्बा एक है। वाटर का कोई रोल नहीं है टूटने में, तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए? 3। बिल्कुल आइसोमेरिज्म हो गया। आइसोमेरिज्म में इसका नंबर ऑफ आयन चेंज हो रहा है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, एक A है, एक B है, एक C है। कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O, इससे बना के दिखाइए ABC तीनों आइसोमर, ABC के तीनों नाम बना के दिखाइए। एक बार N4 है नंबर ऑफ आयंस, एक बार नंबर ऑफ आयंस 3 है, और तीसरे केस में तो नंबर ऑफ आयन एक ही क्लोरीन है, तो एक वो और एक ये, दो ही है। ऐसी भी आ सकता है कि मैंने तीनों को बहुत सारे AgNO3 के एक्सेस से रिएक्ट करा दिया, तीनों को AgNO3 एक्सेस से रिएक्ट करा दिया। पहले वाले में मुझे पहले वाले में मुझे 4 AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे, सॉरी 3 AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट, दूसरे वाले में 2 AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट, तीसरे वाले में 1 AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो बताइए एक्सपेक्टेड फार्मूला क्या होगा? तो इसमें पहले वाले में जब 3 AgCl कह ही रहा है, 3 मोल AgCl मिल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा ये तीनों क्लोरीन डब्बे के बाहर है। इसका मतलब 6 H2O डब्बे के अंदर है।
इस तरह से। दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है 2 AgCl मिल रहा है, तो मैं समझ गया 2 ही क्लोरीन डब्बे के बाहर है। इसका मतलब कोबाल्ट, हम समझ गए सर, कोबाल्ट H2O 5 होंगे और एक Cl अंदर आ गया और एक H2O बाहर चला गया। क्या बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है यार, और मैं इस पे रुक नहीं पा रहा, 2026 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर से एक अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं साल के शुरुआत से इस क्वेश्चन के फेवर में हूँ। नंबर ऑफ आयंस के कई बार MCQ भी आ सकता है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ सकता है, फार्मूला दे दिया उसका फार्मूला पूछ रहा है, आइसोमर एबीसी बना रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद दोबारा से मेन टारगेट पे आ जाते हैं। मेन टारगेट हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बता दें आप लोगों को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात, जब भी कोई बाइडेंटेट लिगेंड का क्वेश्चन आ जाए, जैसे COAA3 या CO की जगह कोई मेटल दे दे, ये AA क्या होता है, इस पे N प्लस AA का मतलब क्या है भैया? AA का मतलब है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। एक बाइडेंटेट लिगेंड दो जगहों से जुड़ता है। AA है ना, A होता तो यूनिडेंटेट होता AA, तो ये एक AA ऐसे जुड़ गया, दूसरा AA ऐसे जुड़ गया, समझिए ये बाइडेंटेट लिगेंड को शो कर रहा है। तीसरा AA ऐसे जुड़ गया, तो ये हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कभी भी MAA3 का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे COEN का होल थ्राइस 3 प्लस, COOX का होल थ्राइस, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए और पूछे कि बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, आंख करना बंद, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे फिक्स कर देना टीका। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आखिरी है, जो मेरा फेवरेट है और जिसके लिए मैंने 2026 लिखा। मेरा सबसे फेवरेट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, नो डाउट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे, इस सिस ट्रांस वाला फैक्टर हम पढ़ेंगे दो भागों में, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पढ़ेंगे और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। जनाब, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या ऑप्शंस है? MA4, चारों लिगेंड सेम आ जाए। अरे यार, चारों लिगेंड सेम आ जाए तो कैसे सिस ट्रांस बोलोगे तुम? नहीं, MA4 नहीं चलेगा। तो मैं ध्यान से देखो, MA2B2 चलेगा। इधर जरा ध्यान से देखिए, MA2B2 चलेगा, जिसमें हमने दोनों A को अगर सेम साइड में रखा और दोनों B को अगर सेम साइड में रखा तो वो सिस कहलाता है, वो सिस कहलाता है बच्चों, ध्यान से, ठीक है। और अगर ट्रांस कब होगा? ट्रांस होगा जब वो दोनों ऑपोजिट साइड रहते हैं। ऑपोजिट साइड रहते हैं तो उसे हम ट्रांस कहते हैं, इस बात को गांठ बांध दीजिए। अच्छा, MA2BC अगर होगा तो भी चलेगा, एक तो सेम है ना, एक तो सेम है ना, उसके रिस्पेक्ट से हम लोग सिस ट्रांस बना सकते हैं। क्या बढ़िया फोटो है, आप समझ रहे हैं इस फिगर में कितना एक्सप्लेनेशन है। दूसरा लिगेंड अलग है, फाड़ बाढ़ में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है सर, इससे हम देखेंगे नहीं। हम कोई एक पेयर से ये देख लेंगे कि कहां पर क्या चीज है। याद रखिएगा, ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, सिस का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, और डाइपोल मोमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका लेस होता है और ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर आइसोमेरिज्म का आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछे, तो ध्यान रखिएगा सिस वाले का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, उसका बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है। ट्रांस वाले में तो ऑपोजिट साइड होते हैं, तो एक दूसरे का कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये देखो कितना अच्छा MXY2 मैंने बनाया है। MXY2 मतलब वही MAA2, ठीक है। अब MAA2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्यों? क्योंकि AA एक बाइडेंटेट लिगेंड है और AA2 का मतलब दो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड दो जगहों से जुड़ता है, तो दो बाइडेंटेट लिगेंड चार जगहों से जुड़ेंगे, ठीक है। तो M एक तरफ ये हो जाएगा, एक तरफ वो हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसमें भी कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है अगर ये लिगेंड्स के ये डिफरेंट है, जैसे NH2 NH2 है, ये डिफरेंट है। पर अगर मैंने ऐसा कोई लिगेंड ले लिया जैसे NH2 CH2, ध्यान से देखिएगा, CH2 NH2, बताइए कौन सा लिगेंड है, कोई बता सकता है? कौन जाग रहा है भाई, जो बता दे इस लिगेंड का नाम क्या है? ये कौन? यस, EN, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब आरव। प्रिंस चार्ल्स, माय प्रिंस चार्ल्स इज हियर। प्रिंस चार्ल्स कहाँ थे आप? तैयारी हो रही है? गुड गुड गुड, ग्लैड टू सी यू बेटा। बहुत अच्छा पढ़ो यार, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, सब बड़े प्यारे बच्चे हैं सारे, एक से बढ़कर एक। चलो, ये है EN, बिल्कुल सही है।
ये देखो कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है यार, ये भी एक AA है, ये MAA2 है, मतलब दोनों लिगेटिंग साइड सेम है, बट इसी की जगह अगर मैं MAB2 दे देता, ये AB2 का मतलब भी बाइडेंटेड लिगेंड है, पर इसके दोनों छोर अलग अलग है। जैसे इन्होंने XY2 लिया है मैंने, एक में NH2 छोर है और एक में ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है, तो ये तो सिस ट्रांस दिखाएगा। परंतु अगर ये दोनों छोर सेम आ जाते हैं, आप NH2 सिमेट्रिकल, तो ऐसा वाला नहीं दिखा पाएगा सिस ट्रांस। और मेरा फेवरेट डबल स्टार, अगर MABCD आ गया तो ये कितने दिखाएगा? क्या ट्रिक सिखाई थी मैंने, अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार दोबारा, बिल्कुल सही, याद कर लो एक बार दोबारा। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आखिरी आखिरी बार 2026 25-26 सेशन के बच्चों के लिए सुन लो भाई। बिल्कुल सही बताया प्रकुल ने, ABCD ऐसे बनाया, और इसको कैसे करना है, जैसे रूबिक क्यूब घुमाते हैं ना, रूबिक क्यूब, वैसे रूबिक क्यूब घुमाना है। एक बार कैसा घुमाएंगे रूबिक क्यूब, ऐसा वाला, तो डी और सी तो एज इट इज रहेगा, बी इधर आ जाएगा, ए उधर आ जाएगा, और एक बार ऐसा वाला घुमाएंगे, इसका मतलब ए नीचे चला जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा, बी और डी सेम रहेगा। तो ये आपके बन गए 2 सिस 1 ट्रांस, टोटल कितने बन गए? 3 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। आप लोगों के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पीटी, NH3, PY और 2 अलग अलग ऐसे और लिगेंड दे दिए, और बताओ इसका आइसोमेरिज्म शो करो। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर दोनों भाई सेम साइड में है तो सिस है, दोनों अगर अपोजिट साइड में है तो ट्रांस है, ठीक है। अगर जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, COEN का होल ट्वाइस Cl2, तो ये भी तो होगा ना सिस ट्रांस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये बता दो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि EN एक बाइडेंटेड लिगेंड है। 2 हो गए यहाँ पर, और ये 2 हो गए, इसका मतलब 4 लिगेटिंग साइड हो गए, और 2 क्लोरीन, टोटल 6 हो गया। तो एक EN इधर लगा दो, एक EN इधर लगा दो, दोनों क्लोरीन ऐसे लगा दो, तो ये अपोजिट साइड हो गए। वहीं पर अगर मुझे इसको ऐसे बनाना होता कि एक EN इधर लगा दूं और एक EN इधर लगा दूं, आप मेरी बात को समझिए, और दोनों क्लोरीन ऐसे से लगा दूं, तो दोनों सेम साइड हो गए, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। अरे मेरी बात समझिए, ऐसे पूछ लो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही अगर 3-3 में हो गए, मैंने आपको सिखाया है, तीनों अगर सेम साइड हो गए, तो दरअसल ये सीसी तो है, सीसी को हम क्या कहते हैं? फैक आइसोमर। और अगर 3 में से एक पेयर अपोजिट हो गया, देखो ध्यान से, बी भी अपोजिट हो गया, एक ए को और एक बी को नजरअंदाज करना, क्योंकि टोटल 3 अपोजिट हो ही नहीं सकते। कोई एक पेयर अपोजिट है ए का, कंप्लीट, कोई बी का एक पेयर अपोजिट है, कंप्लीट, तो ये मर आइसोमर हो गया, मैरिडोनल हो गया, जो ट्रांस की तरह ही चलता है, अपोजिट साइड। इसके बाद वर्नर की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 3 ही तो थियरी है, वर्नर की थियरी, वीबीटी की थियरी और सीएफटी की थियरी, टोटल 3 थियरी है, बस काम बन गया हमारा। अगर मैं वर्नर की थियरी की बात बताऊं तो अहम पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इसमें यह बताता है कि मेटल 2 तरह की वैलेंसी दिखाता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को कौन भरता है, कौन फुलफिल करता है? लिगेंड। ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, टूटते नहीं है समय आने पर, डब्बे के अंदर रहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कौन करता है? काउंटर आयन, जो डब्बे के बाहर होता है, और ये आयनाइजेबल होता है, समय आने पर टूट जाता है। ये सबसे मेन बात है वर्नर थियरी की, बाकी आप पढ़ लेंगे, सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद हाँ हाँ, ये चीज जो हम लोगों ने बहुत क्लास में डिस्कस करी है, और ये है आज के बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसमें 2026 क्या लिखूं, इसका तो हर साल एक क्वेश्चन आता है, वीबीटी का क्वेश्चन। ये हम लोगों ने क्लास में बहुत एक शॉर्टकट डिसाइड किया है क्लास में हम लोगों ने, उसी शॉर्टकट को एक बार दोबारा बताऊंगा मैं आज, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लॉजिक बनाया था, याद करो, SIL का। SIL एक शॉर्टकट है, न्यूमोनिक है। S मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो हमेशा इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप लोग याद कर लो ये शब्द मेरे बच्चों, SIL, सिल, बस और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको याद करवाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लोन एक का कर लेते हैं, दूसरे का तो अपने आप ही हो जाता है, यहां करेंगे सिल। S मतलब SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा
हमारे सिलेबस में CO और CN, अगर ये दोनों होंगे तो 110% है, इनर ऑर्बिटल होगा, इनर कॉम्प्लेक्स होगा, और वो लो स्पिन ही होगा, लो स्पिन ही होगा। लो स्पिन में याद करो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, व्हेन, कब, कोई मुझे बताएगा? पैरामैग्नेटिक, भाई लो स्पिन का मतलब क्या है? एक से कम इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यस, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यस, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, याद करना, ठीक है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड होता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलाकर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, व्हेन, कब? ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। मोहित बाबू ने बिल्कुल सही कहा, व्हेन ऑड इलेक्ट्रॉन इन मेटल, मेटल में अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, जैसे D3 है मेटल की, D5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसलिए उसको लो पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और व्हेन इलेक्ट्रॉन, मेटल का अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब सॉरी इवन है, इवन, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे FeCN6 एक 3 माइनस है, FeCN6 एक 4 माइनस। आपको 2 मिनट में बोलना है सर क्या है, सारी चीजें बता दो तो। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देख लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से आपको याद आ गया, सर ने समझाया है सेल, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पक्का आप लोगों का इनर डी कॉम्प्लेक्स होगा, और 6 में इनर डी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? D2sp3, ठीक है। और फिर लो स्पिन होगा, बिल्कुल लो स्पिन होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई, ऑक्टाहेड्रल शेप, लो स्पिन होगा। अब एक बात रह गई, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? लो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर आपको याद आएगा, अरे यार क्या त्रुप का इक्का सर ने बताया था। हम देखेंगे Fe क्या होता है, एक्सक्यूज मी, Fe होता है हम लोगों का 3d6 4s2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, x मान लिया, x -1, तो x -6 इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू +3 आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, s में से दो चले गए और इसमें से एक चला गया 5। सर ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, और कुछ मत करो भैया, वीक पैरामैग्नेटिक, वीक पैरामैग्नेटिक, बात खत्म। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। अच्छा, इसका देख के आप समझ गए, सर CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कर दो ना भैया, मारो चौका, लो इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी मतलब D2sp3। सर क्या होगा? शेप ऑक्टाहेड्रल, पूछ क्या रहे हो? और उसके बाद हमेशा लो स्पिन, ऑलवेज लो स्पिन, और इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, अरे यार सर x मान लो -1 मान लो, x -6 इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू +2, और Fe होता है 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 मत समझना इसको इवन, इसको इवन मत समझना, ऐसे तो इसको भी इवन समझ सकते हैं, परंतु एक्चुअली 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करना पड़ता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। ऐसे वो अगर इवन होगा तो ये भी इवन होगा, तो आप लिख सकते हैं ये होगा डायामैग्नेटिक। मैं आपको कंपैरिजन में ना एक और चीज ले आता हूँ, मैदान में उतार देता हूँ FeH2O का होल 6 3+, इसे उतार देता हूँ मैदान में, ठीक है। अब कहता हूं अरे सर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, पर 6 में सर क्या होगा? H2O वीक फील्ड लिगेंड, ओ माय गॉड, मतलब SiL का उल्टा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इनर डी होता है, ये आउटर डी होगा, मतलब sp3d2। सर वो लो स्पिन होता है तो ये होगा हाई स्पिन। और अगर चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन का, वो वही है, चार्ज इसका 3+ ही आ रहा है, 3+ का मतलब ही 3d5 हो गया, 3d5 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 हो गए। उसके हिसाब से आप फार्मूला लगाकर 5 ब्रैकेट में 5 + 2 35, 5.9 आ गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर सब कुछ निकल जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए क्या एक चीज निकाली है कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर ही बता देंगे कितने इसमें वो है, हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको बताता हूं, अगर 1 होगा तो √3 की वैल्यू होगी, ये याद कर लो आप बस, बाकी सब याद हो जाएगा। कैसे? उसका 2 है तो देखो पहला डिजिट 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5,
कैसे कैसे बढ़ रहा है, 1.73 के बाद 1.83, 2.87, 4.9, 5.92। आ रही मेरी बात समझ? बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को, कुछ नहीं, बहुत इजी है मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर एमसीक्यू में आ जाए ना कल को ये चार्ट, भैया आप लोग कहेंगे सर क्या चार्ट बता दिया था, क्योंकि इतना टाइम बर्बाद करना ही नहीं था हमें। हमने देख लिया अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 4 ऑप्शन में से 5 वाले का आंसर ही होगा। सिंपल सीधी सी बात है, पैसा हजम, कहानी खत्म। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो ये चीज होगी, क्लास में लिखवा रखा है, इधर दोबारा बता दिया मैंने आप लोगों को, ताकि कोई टेंशन हो ना भैया मेरी तरफ से। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, कोई मुझे बताएगा किसी को कोई एक्सेप्शन याद आ रहा है? वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा ये SFL sp3 होता है। वेरी गुड आरव, वेरी गुड। NiCO4 इज द एक्सेप्शन, मैंने कॉपी में भी लिखवा रखा है। ये SFL होने के बावजूद, SFL है ये एक्सेप्शन है, SFL है फिर भी ये sp3 है, डायमैग्नेटिक है। बाकी सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, बस एक्सेप्शन ये है, आप लोग इसको जरूर कर लेंगे, ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। बाकी हर जगह मेरा फार्मूला लगेगा भैया, ऐसे करके निचोड़ बताया है ना तुमको वीबीटी का, ये 2 स्लाइडों में वीबीटी निकल रही है। अरे मेरी बात समझ में, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना लेवल कर रहा है। इसका वीबीटी की अगर मैं कमी की बात करूं तो भैया वीबीटी की कमी तो बहुत सारी है, ये तो एक तो बताता नहीं है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, ठीक है ना, कई सारे तो assumptions इसने अज्यूम कर लिए, कलर के बारे में नहीं बताता, ये सब चीजें। पर एक और चीज मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई, क्या है ना, देखो मोस्टली मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बताना चाहूंगा, मोस्टली क्या होता है कि ज्यादातर क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब CN का होल 4 ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 2 माइनस और NiCl4 2 माइनस ऐसा। अरे सेजल, सेजल साक्षी चली गई यार, उसे बुरा मान गई क्या वो? चलो कोई नहीं, उसे बोल देना यार। मुझे ना ध्यान में नहीं आ रहा था कि कौन साक्षी है कौन साक्षी है, फिर मुझे याद आया पता नहीं कौन, फिर वो ध्यान आया तब, ठीक है ना। चलो देख लो, पढ़ना है यार, पढ़ना तो अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात थी अगर वो पढ़ रही थी, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वो लग गया, तो देख लेना, तुम बता देना एक बार। चलो ये इधर आ जाओ एक बार, NiCN4 और NCl4 का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हाउ टू डिसाइड। बच्चे पता है क्या लिखते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले तो एक क्वेश्चन आ जाए इन दोनों के बारे में बताओ तो क्या है। चलो इस क्वेश्चन को उसी अभी शॉर्टकट तरीके से एक बार करके देखते हैं। दोनों का 4 है, ठीक है सर, CnWFL है, मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका शब्द आ गया सिल, मतलब ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमेशा इंटरनल वाला होगा, और 4 में तो इंटरनल ये होता है, 4 में ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर 6 होता तो D2sp3 होता, 4 तो D2sp3 होगा सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। सर ये हमेशा लो स्पिन होगा, ये हमेशा लो स्पिन होगा, दूसरी बात भी बिल्कुल आपने सही बोली। सर तीसरी बात क्या है, इसका पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? लो स्पिन में डायमैग्नेटिक, इसमें हमेशा डायमैग्नेटिक होगा। 6 में पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक के लिए आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ते हैं। इसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो उल्टा कर दो, इसमें sp3 होगा, अगर 6 होता तो sp3d2 होता, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, हाई स्पिन होगा, इसमें क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। परंतु अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये क्यों है पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक क्यों है, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा एरर बच्चा क्या करता है पता है, वो क्या लिखता है यहाँ पर, वो लिखता है बिकॉज Cn इज SFL और Cl इज WFL, वो वीक फील्ड लिगेंड है। उस तुम कहोगे सर सही तो लिखा है, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तभी तो सिल शब्द आ रहा है। मैंने कहा यार आपको नहीं लिखना वीबीटी में SFL और WFL जैसे शब्द, आपको क्या लिखना है, CFT में करना है। CFT कहती है SFL WFL, वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीबीटी ने कभी नहीं बताया फलाना लिगेंड स्ट्रॉन्ग है फलाना लिगेंड वीक है। वीबीटी का अपना शब्द क्या है, कौन मुझे बोलेगा, कोई मुझे बता पाएगा इसकी जगह क्या करेक्ट होना चाहिए? यस 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 यस, करेक्ट वर्ड होगा कि SFL है तो क्या होगा, SFL होगा तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स पेयरिंग होगी, तो आप लिखेंगे CN causes फोर्स पेयरिंग और Cl
does not causes force pairing, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। सो प्लीज ऐसा नहीं है SFL लिख रहे हैं WFL लिख रहे हैं काट देगा, सही टीचर काट देना चाहिए, काटना चाहिए, क्योंकि VBT ने कभी भी SFL WFL का डिक्लेरेशन करा ही नहीं। VBT ने ये कहा है कि जो CN और CO है ये फोर्स पेयरिंग करवाते हैं और बाकी लिगेंड फोर्स पेयरिंग नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। ये आपको पता है बाय द एंड, अच्छी बात है। पर पेपर में प्लीज अगर आप SFL WFL लिख रहे हैं, दोबारा पहली बात तो ये आपको शॉर्ट पूरा नाम लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखेंगे, क्योंकि गधे टीचरों की कमी नहीं है दुनिया में। और दूसरी बात, आप फोर्स पेयरिंग जबरदस्ती लिखेंगे, ध्यान रखना। के बाद आखिरी टॉपिक में आ जाते हैं, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, वो है हमारा CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। वो ये बताती है कि ये दो एनर्जी जोन्स में टूट जाता है, T2G और EG। देखिए इसकी बीच की एनर्जी को ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कहते हैं और इसी को CFSE भी कहते हैं। इनकी एनर्जी याद रखना -2/5 टाइम्स हो जाती है, इनकी एनर्जी प्लस हो जाती है, प्लस मतलब बढ़ गई, अनस्टेबल, माइनस मतलब स्टेबल, कम हो गई। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो -0.4 और वो +0.6 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ D4 की कॉन्फ़िगरेशन है और D4 की कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा कह रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा कह रहा हूँ, इसका मतलब इनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है। लाल सिंह चड्डा, ज्यादा एनर्जी गैप मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयरिंग हो जाएगा। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन T2G4EG0 हुई। यही तो गेम है। तभी तो अगर मैं कहूंगा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाया, नीचे ही फोर्स पेयरिंग हो गई, ऐसे लिगेंड्स को ही हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। परंतु मान लो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर को ही निकल लेगा भाई, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर को ही निकल लेगा। उस केस में वो T2G3EG1 हो जाएगा। ये W फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, अब इस केस में एनर्जी का क्या रोल है, एनर्जी कैसे काम करेगा? तो इसमें चारों इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ हैं, नीचे हैं। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन इंटू हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.4 है तो -1.6 है। इसमें कैसे होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की तो -0.4 है और एक इलेक्ट्रॉन की +0.6 है, मतलब -1.2 प्लस 0.6 मतलब -0.6। तो याद रखना जितना माइनस ज्यादा, आज पहली क्लास में बोल चुका हूं, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना एनर्जी रिलीज। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा इस एनर्जी के मुकाबले, इस कंपाउंड के मुकाबले। दूसरी बात अगर हम ध्यान से देखें, दूसरी चीज यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल है और ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दूसरा होता है, रूट अलग होता है। ये कहां से आते हैं लिगेंड्स का सामना कहां से होता है, ऑन द एक्सिस, AXES लिखा है, दोनों एक्सिस से क्योंकि आता है, एक्स और वाई जेड दोनों एक्सिस से आता है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर होते हैं, कौन से, DXY, DYZ, DXZ, ये तीनों स्टेबल रहते हैं क्योंकि ये ऑन द एक्सिस नहीं होते, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ऑन द एक्सिस वाले DX2, DYZ2, DZ2 ये दोनों ज्यादा रिपल्शन का सामना करते हैं। परंतु टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस आता है। बिटवीन द एक्सिस में ज्योमेट्री कौन सी बनती है, जिसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता किसमें, टेट्राहेड्रल में। इसमें रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, ये नीचे आता है, वो ऊपर आता है, वो अनस्टेबल, ये स्टेबल। यहाँ पे G नहीं यूज होता, ध्यान रखना, G सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में यूज होता है क्योंकि वहां पर सिमेट्री होती है, यहाँ पर सिमेट्री नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज मुझे याद आ गई, आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल वाले कोई भी आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इन सभी के बीच का एंगल सेम होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा छप रहा है कि टेट्राहेड्रल वाले
नो आइसोमेरिज्म, नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे। जबकि अगर स्क्वायर प्लानर की बात करता हूं तो स्क्वायर प्लानर में ये करेंगे B1, B2, B3, B4, क्योंकि B1, B2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और B1 और B3 के बीच में एंगल कितना डिग्री का है 180 डिग्री, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, इसलिए स्क्वायर प्लानर में जीआई होता है और टेट्राहेड्रल में जीआई नहीं होता। ये क्वेश्चन जो मेरे बैक ऑफ द माइंड आ गया था अचानक, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। बाकी वापस आ जाते हैं सीएफटी में, मैंने आप लोगों को बता ही दिया सीएफटी में ये चीज होती है। एक और चीज इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी का ऑलमोस्ट आधा होता है टेट्राहेड्रल एनर्जी, मतलब एक ही मेटल और एक ही लिगेंड सेम अगर वो 6 के रूप में आते हैं, ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, तो उनके बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होता है, और वही मेटल वही लिगेंड आता है पर वो 4 की फॉर्म में बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनाते हैं, तो उसके केस में एनर्जी गैप कम होता है। क्यों? क्योंकि वो रिपल्शन कम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कम एनर्जेटिक होता है। देख सकते हैं आप टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ, 4/9 का मतलब ऑलमोस्ट हाफ है टेट्राहेड्रल एनर्जी में। इसका मतलब टेट्राहेड्रल एनर्जी में ये जो गैप होता है CFSE जो गैप है, ये हमेशा ही इज ऑलवेज ही लेस होता है, इज ऑलवेज लेस। ये लेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादातर ऊपर ही चले जाते हैं, ज्यादातर ऊपर चले जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स पेयरिंग होती ही नहीं, यहाँ पर ज्यादातर पैरामैग्नेटिक ही होता है, मोस्टली पैरामैग्नेटिक, मोस्टली हाई स्पिन। ये पेपर में आ चुका है कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस इसके मोस्टली हाई स्पिन क्यों होते हैं, मोस्टली पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल का एनर्जी गैप कम होता है, इसी की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की फोर्स पेयरिंग बहुत रेयर ऑब्जर्व करी जाती है, ज्यादातर वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ज्यादातर वो अनपेयर्ड होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। इसके बाद मेटल कार्बोनाइल्स, पीछे मैंने आपको बताया था मेटल और कार्बोनाइल का रिश्ता। कार्बोनाइल मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और बदले में मेटल कार्बोनाइल को साइडवेज ओवरलैपिंग करके कार्बोनाइल के एंटी बॉन्डिंग खाली ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड बनाता है। इस आदान प्रदान से दो चीजें होती है, मैं दोबारा बता रहा हूं। पहले कार्बोनाइल कहे मुताबिक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल को, फिर मेटल साइडवेज ओवरलैपिंग करता है एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल कार्बोनाइल के साथ, सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों के रूप है, इसमें इलेक्ट्रॉन गया मेटल का और फिर आया, जिसकी वजह से पहली बात जो ऑब्जर्व करी वो ये कि मेटल के ऊपर चार्ज आया 0, मेटल यहाँ पर 0 वैलेंट कंपाउंड बना रहा है। दूसरी बात ऑब्जर्व करी, इस बॉन्ड में बड़ी घनिष्ठता है, क्यों? क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसे कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट। और यहां से ही दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कल को 4 ऑप्शन दे दिए, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, 4 कंपाउंड में से आपको बताना है कौन सा स्टेबल है। तो आप देखेंगे चारों में से कौन सा कार्बोनाइल है, क्योंकि कार्बोनाइल वाला ही सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और सिनर्जिक इफेक्ट प्रतीक है, सिंबल है किसका? स्टेबिलिटी का। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर उसने कल को 4 कंपाउंड दे दिए और हमें कह रहा है इनमें से बताओ, जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 6, कोबाल्ट EN का होल थ्राइस, ऐसे दे दिए, और फिर पूछ रहा है 4 कंपाउंड में से कौन स्टेबल है, और अगर उसमें एक भी कार्बोनाइल नहीं है, कार्बोनाइल है तो वो स्टेबल होगा, उसका आंसर सिनर्जिक इफेक्ट है। और अगर कार्बोनाइल नहीं है तो उसका आंसर कहां छुपा है मेरे लाल? उसका आंसर छुपा है इधर, किसमें? कि जब एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ एक साइक्लिक फॉर्म बनाता है, साइकिल रिंग बनाता है, इस रिंग को किलेट इफेक्ट कहते हैं, किलेट इफेक्ट, जो उस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 4 ऑप्शंस आ गए और उनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो या तो आप ढूंढेंगे कार्बोनाइल CO, या तो आप ढूंढेंगे कोई किलेट बनाने वाला, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा स्टेबल होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के मुकाबले, अगर पेपर में आता है क्यों, तो उसका आंसर रहता है क्योंकि वो रिंग बनाते हैं। रिंग बनाने का मतलब वो किलेट फॉर्म करते हैं, किलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनके एंट्रोपी रैंडमनेस कम होती है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए हैं नीचे,
इन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर देख लेना एक बार, अच्छे हैं, इनमें से कोई आ जाए पेपर में जिसमें से ये अगर आ जाए ना भैया, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ? जब तक अगर इसको पहले से नहीं देखा ना स्ट्रक्चर कैसा, अगर बनाने को आ जाए तो ध्यान रखना। उसके बाद मेरा फेवरेट, जो मैं हर बार हर साल बोलता हूँ, और ये वाली बात भगवान मेरी सही करता है, टचवुड, वो ये कि इसमें से एक क्वेश्चन तो भैया बनते हुए नजर आ ही रहा है मुझे, 110% 2026 लिख चुका हूँ, और वो ये है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करूं तो आपको 3 जगह याद करने हैं। एक हेमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर, आयरन होता है उसमें सेंट्रल मेटल, एक हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 जिसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट होता है, और एक क्लोरोफिल प्लांट के अंदर जिसमें सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम होता है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप सभी में देखोगे डी ब्लॉक ही सेंट्रल मेटल है, चाहे वो कोबाल्ट हो चाहे वो आयरन हो, सिर्फ एक क्लोरोफिल ही है आपके पूरे सिलेबस में जहां आपको ये देखने को मिलेगा कि अरे भैया सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक नहीं है। इसका जवाब मैंने आज के पहले क्लास में दिया था। डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, 3 कारण मैंने उधर ही रटवा दिए थे, स्मॉल साइज, लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इनके पास है, जिसकी वजह से ये अच्छे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन में ट्यूमर का इस्तेमाल किया जाता है सिस्प्लैटिन से। सिस्प्लैटिन मतलब प्लैटिनम का सिस वर्जन, अमोनिया, अमोनिया Cl। कई बच्चे कहते हैं सर क्या हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं कि Cl अमोनिया अमोनिया? यस, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये सिस्प्लैटिन है, सिस वर्जन है, जो कीमोथेरेपी में कैंसर को तोड़ने के काम आता है, अच्छी तरह से ट्यूमर को तोड़ता है। इसके अलावा EDTA है जो मेटल की पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग को ठीक करता है। इसके अलावा कौन मुझे बताएगा, आयरन की पॉइजनिंग अगर हो जाए, Fe का एक्सेस क्या रिमूव करता है, कौन रिमूव करता है? अरे भैया वाह, मजा आ गया। एक और बार बोलो। बहुत बढ़िया आयुष श्रीवास्तव, डेस्फेरिऑक्साइड ये रिमूव करता है, ये एक लिगेंड है जो रिमूव करता है। और बेटा कॉपर वाला भी बता दे, कॉपर के एक्सेस को कौन रिमूव करता है? यस, डी पेनिसिलामाइन रिमूव करता है, बहुत बढ़िया। और लेड को कौन रिमूव करता है? EDTA। एक बात बता दूं, इन सभी में एक कॉमन चीज है, ये सभी किलेट इफेक्ट करते हैं, किलेट इफेक्ट, ठीक है, उस मेटल के साथ किलेट इफेक्ट करके उसके रिमूवल में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल में ये याद रखना भैया, ये विल्किंसन कैटलिस्ट, और इसका यूपीएससी नाम ये PPH3 क्या है? ट्राई फिनेल फॉस्फीन। और इसके आगे 3 है तो ट्रेस आ जाएगा, ट्रेस ट्राइफिनिल फॉस्फीन क्लोराइडो रोडियम 1, इसका IUPAC नेम है। सब कुछ कॉपी में करवा रखा है यार। ये हाइड्रोजिनेशन, एल्कीन के अंदर जब हाइड्रोजन डालते हैं तो विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में कहाँ यूज होता है ये? डिटेक्शन में, स्पेसिफिक मेटल में, मेटलर्जी में कहाँ यूज होता है? सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में, जहां साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं, साइनाइड लीगेंड है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा निकल की रिफाइनिंग में यूज करते हैं कार्बोनाइल के साथ। इसके अलावा जर्कोनियम की रिफाइनिंग में आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस, मॉन्ड्स प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जर्कोनियम का आइसोलेशन किया जाता है आयोडीन के साथ, इसे कहते हैं वैन आर्कल मेथड, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलो, बहुत तेज हमने कहा था यार 11:30 तक लेंगे, 12 बज ही गए, ठीक है ना। मेरा थोड़ा ना टाइम लग ही जाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें बतानी होती है यार, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, बार ये भी तुम्हें समय याद रहेगा कि सर 12 बजे तक रात को पढ़ा रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी तरह से पढ़ो यार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए।